हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड है। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो कि मैं मानता हूं कि आपको 10 से 15 नंबर का इसी वीडियो से आने वाली परीक्षा में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो आपका पहला टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भगवान राम का केंद्रीय भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। आपके ऑप्शन है ए जयदेव, बी विवेकानंद, सी रामानंद या नामदेव। तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही जवाब हो जाएगा रामानंद। कौन थे? रामानंद आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ टाइम मिलेगा, जिसमें से आप इनका क्वेश्चन को जज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप इन क्वेश्चनों का जवाब भी बता सकते हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप एकदम से ही इनका उत्तर बता देते हो, हमें जज करने का टाइम दिया करो। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको जज करने का टाइम मिलेगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था। आपके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र में, बी पावापुरी में, सी उज्जैन में या लुम्बिनी में। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी बाबर, सी हुमायूं या अकबर। तो कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं। जो बाबर में प्रथम मुगल सम्राट था कौन था? हुमायूं था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भारत में आने वाला चीनी यात्री कौन था। जो हर्षवर्धन के काल में भारत में चीनी यात्री आया था वह कौन था। आपके ऑप्शन है ए फायान, बी हेतिंग, सी बांगयाहू या हेंगसांग। तो कौन आया था? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हेंगसांग। हेंगसांग कहाँ पर? हर्षवर्धन के समय में आने वाला भारत में चीनी यात्री था। आपका अगला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, किसका प्लासी का युद्ध हुआ था? सिराजुद्दौला को उसमें किसने धोखा दिया था। आपके ऑप्शन है ए हैदर अली ने, बी मीर कासिम ने, सी मीर जाफर ने या अवध के नवाब ने। तो किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीर जाफर। मीर जाफर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है, क्या आता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या जो संपादक थे वह कौन थे। आपके ऑप्शन है ए महावीर कौन, ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद इकबाल या लोकमान्य तिलक। तो कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक। कौन थे? लोकमान्य तिलक आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 15 अक्टूबर 1905 को, बी 15 नवंबर 1905 को, सी 15 सितंबर 1905 को या 15 अगस्त 1905 को। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है। जो अनुशीलन समिति है उसका संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह से, बी डी सावरकर से, सी दादा भाई नौरोजी से या पी मित्रा से। तो किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पी मित्रा से। किसका? जो अनुशीलन समिति है उसका संबंध पी मित्रा से है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है। जो भारत में गर्म दलीय आंदोलन है उसका पिता किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी बिपिन चंद्र पाल को या डी किसे? सुभाष चंद्र बोस को। तो किसको माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारत के गर्म दलीय आंदोलन का पिता भी माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 21 अप्रैल 1857 को, बी
23 मार्च 1922 को, सी 5 फरवरी 1842 को, या 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही होगा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो आधे में ही छोड़कर चले जाते हो, जिससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर मान लो अगर आपने यहाँ लो पूरी वीडियो देख ली, मान लिया पूरी वीडियो देख ली, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो आगे से है जो आपके अगले क्वेश्चन दिए हैं, क्या पता उनमें से ही आपको 10 क्वेश्चन मिल जाए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं मानता हूँ कि आपको एक ना एक क्वेश्चन हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है भूगोल। क्या अगला जो टॉपिक आ जाता है भूगोल। ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नागरहोल जो नेशनल पार्क है वह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी उड़ीसा में, या राजस्थान में। तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है कर्नाटक में। जो नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटक में स्थित है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है यही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, किसी ना किसी सेट में यह क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए मंसूरी में, बी नई दिल्ली में, सी नागपुर में, या देहरादून में। तो कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा देहरादून में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए गोबी मरुस्थल, बी सारा मरुस्थल, डी सी थार मरुस्थल, या आटाकामा मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से जल्दी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। आपका अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से होता है, कौन सा है? जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है वह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सतपुड़ा, बी ब्रह्मगिरी, सी अमरकंटक, या पश्चिमी घाट का ढलान। तो कहां से नर्मदा घाटी का उद्गम होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है, क्या आ जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आता है किसके? यूपी SSC पैट के लिए। जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को लोन देती है। अधिकतर जो मेरे प्रैक्टिस सेट है उनमें से आपको इन प्रैक्टिस सेटों में से हर किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को लोन देती है वह दर कौन सी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है इसका? रेपो दर। रेपो दर जो होती है वह रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को क्या देती है? लोन देती है। आपका अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। जो सेवा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र को, बी द्वितीयक क्षेत्र को, सी तृतीयक क्षेत्र को, या चतुर्थ क्षेत्र को। तो किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? आपके ऑप्शन है ए कपड़ा उद्योग, बी वस्तु का परिवहन, सी कपास का उत्पादन, या बैंकिंग। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं है अपितु उनकी कार्य क्षमता के आधार पर है। तो वह क्या है? आपके ऑप्शन है ए समाजवादी है,
बी मिश्रित है, सी पूंजीवादी या माइक्रोसवादी। तो इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा पूंजीवादी, आपका करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो कौन सा प्रगतिशील कर का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए उत्पादन शुल्क, बी चुंगी, सी आयात कर या आयकर या गृह कर। तो कौन सा है? तो आयकर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले जो हम प्रैक्टिस सेट घेरेंगे जिनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कौन से आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसे जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अगला जो भारतीय संविधान या लोक प्रशासन से भी आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? वह भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1 में बताया गया है, बी अनुच्छेद 2 में बताया गया है, सी अनुच्छेद 3 में बताया गया है या डी अनुच्छेद 4 में बताया गया है। तो किस में बताया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान को राज्यों का संघ भी बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्तावना और समाजवाद, जो प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा या डी या 449वें संविधान संशोधन द्वारा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, बी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, सी राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है या प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है ए चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, बी रुद्रनंदा सिंह, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? जो संपत्ति का अधिकार है उसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 36वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता समूह कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए को, बी को या ए बी को या ओ को। तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ब्लड ओ को। किसे? ओ को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए हाइग्रोमीटर का, बी हाइड्रोमीटर का या बैरोमीटर का या पाराबाला थर्मामीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, डैश डैश सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कौन करता है? सूर्य का जो प्रकाश है उसे 7 वर्णों में विभाजित कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी या प्रिज्म या अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में कौन बांटता है।
आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल वाष्पीकरण मतलब जल का वाष्पीकरण होता है, तो किस तापमान पर होता है। आपके ऑप्शन है ए 273 कैलोरी पर, बी 100 कैलोरी पर, या 373 कैलोरी पर, या 0 कैलोरी पर। तो किस पर होता है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, 373 कैलोरी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए चूना पत्थर, बी चूना, बी सी मार्बल, या वास्किंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो क्या है सामान्य नाम क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बास्किंग सोडा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाता है क्या, बास्किंग सोडा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है वह क्या आ जाता है, सामान्यिकी या करंट अफेयर से आपके 10 मार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 2023-24 के लिए गेहूं की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्राप्ति रुपए में क्या है, रुपए में क्या है। आपके ऑप्शन है ए 2125, बी 1975, 2015, या 2050। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 2125 रुपये। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स संगठन, ब्रिक्स जो संगठन में कितने देशों को कितने नए देशों को शामिल किया गया है। तो ब्रिक्स संगठन में कितने, मैं बता दूं 6 देशों को नया शामिल किया गया है, जिसमें से आपका कौन कौन देश आ जाते हैं, एक अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया। इनमें से आपके 5 देश दिए गए हैं और छठा देश क्या है आपका मिस्र है। छठा देश आपका मिस्र है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स संगठन में कितने नए देशों को शामिल किया गया है। तो 6 देशों को नया शामिल किया गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र को शामिल किया गया है। और जो ब्रिक्स में पहले जो देश थे, जो पहले से ही शामिल थे ब्रिक्स में, कौन कौन से देश थे, आपका ब्राजील था, रूस था, इंडिया था, चाइना था और संयुक्त राज्य क्या सऊदी अरब था। आपका अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद में भारत ने कौन सा राज्य शामिल है। कावेरी जल विवाद से भारत का कौन सा राज्य शामिल है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु और केरल, बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी, या महाराष्ट्र और गुजरात। तो कावेरी जल के विवाद से कौन सा राज्य संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी इससे संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, जय वर्मा सिन्हा को। जय वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत का स्वदेशी कौन सा कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है। कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोवैक्सीन। क्या कोवैक्सीन क्या है, कोवैक्सीन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ कब किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1963 में, बी 1958 में, सी 1949 में, या 1952 में। तो आपका सही जवाब क्या आ जाता है, आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, किसमें 1952 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की साक्षरता सबसे कम है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान की, बी मध्य प्रदेश की, सी बिहार की, या मिजोरम की। तो किस राज्य की साक्षरता जो है वह सबसे कम है, तो किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बिहार की। जो 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता सबसे कम है। आपका अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है। देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है, तो क्या है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा सांची सोलर सिटी। क्या है, सांची सोलर सिटी देश का पहला क्या है, सौर शहर है। आपका अगला क्वेश्चन है अमृत योजना का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि अमृत योजना का पूरा नाम क्या है। तो अमृत योजना का पूरा नाम क्या है, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। आपके ऑप्शन है भारत मंडप नई दिल्ली में, शिवमलाई तमिलनाडु में, या तजावू जिला तमिलनाडु में, या मुंबई मद्रास महाराष्ट्र में। तो कहां पर की जाएगी,
तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत मंडप नई दिल्ली में। कहाँ पर? जहाँ पर G20 का क्या हुआ था, G20 का भी हाल ही में सम्मेलन हुआ था। आपका अगला जो टॉपिक बन जाता है सामान्य जागरूकता। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जिनकी संख्या आपको जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में मिलेगी कहाँ से 61 से 70 तक मिलेगी, कहाँ से 61 से 70 तक मिलेगी। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिस सेट में है वह उसका क्वेश्चन संख्या 40 से 50 तक आपकी रहेगी। आपका पहला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा देवकी नंदन, देवकी रानी। आपका सही जवाब हो जाएगा देवकी रानी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है द लाइफ डिजाइन नामक पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्री अरविंदो घोष की पुस्तक है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? तो कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिलिंग बन। कौन? सिलिंग बन। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योग्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है गीता चोपड़ा पुरस्कार, बी सरदार पटेल पुरस्कार, सी राजीव गांधी पुरस्कार या तिलक पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सचिव कौन है? तो आपका करेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा? एंटियो गुटेरेक्स। तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो किसने जीते हैं? माइकल फेल्प्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश में, बी झारखंड में, सी उड़ीसा में या तेलंगाना में। तो गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है गराड़ी नृत्य की शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या है लोकप्रिय है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी पंजाब में, सी मध्य प्रदेश में या पांडुचेरी में। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर? पांडुचेरी में। जो गराड़ी नृत्य की शैली है वह कहाँ पर है? पांडुचेरी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लोक कला नृत्य संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम क्या त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी का प्रस्तुत करती है? तो कौन सी है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पुलिकाली आपका सही जवाब हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु ने किस खेल में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते? आपके ऑप्शन है ए बास्केटबॉल में, बी वॉलीबॉल में, सी बैडमिंटन में या टेनिस में। जो पीवी सिंधु हैं उन्हें किस खेल में सर्वाधिक पदक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते थे? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन में। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सर्वाधिक पदक जीते थे। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे 50 के 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सफिशिएंट होने वाले थे। तो मैं मानता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे भी हम नई वीडियो बनाएं वो है आप तक पहुंचती रहे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।